हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत अपने प्यारे प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी क्लास 11th और 12th का पूरा सिलेबस अपने बोर्ड्स और स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम वो कंटेंट करेंगे जो हमारे बोर्ड्स में पूछा जाता है। जिस तरह से पूछा जाता है वही प्रॉब्लम्स करेंगे, वैसे ही कॉन्सेप्ट्स करेंगे। क्लास 11 चल रही है, चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। आज वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जहां हम पावर कंसेप्ट को कवर करेंगे और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखेंगे। जो सबसे पहली चीज है वो है पावर। तो पावर क्या है वो देखिए, दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ वर्क डन से या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी से। तो पावर की डेफिनेशन लिखी जाती है रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन का मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली पावर जो बनेगी वो बनेगी टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। और जब आप टोटल वर्क डन और टोटल टाइम लिखेंगे तो आप इसे एवरेज पावर लिख देंगे। दिमाग में रखिएगा इस बात को, जब टोटल शब्द आता है तो आप एवरेज से मतलब रखते हैं। और इसी की जगह पर अगर कोई बच्चा ये कहे कि मुझे इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो आपके लिए आना चाहिए डिफरेंशियल वर्क डन इन वेरी डिफरेंशियल टाइम पीरियड dt। ये एवरेज पावर है। इसी को हम लोग लिख देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। कितना एक एनर्जी कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज अगेन पावर। अब देखें, वर्क डन की यूनिट अगर आप निकालेंगे तो शायद ये जूल बनेगी, और टाइम की यूनिट निकालेंगे तो सेकंड बनेगी। इसी को हम लोग बोला करते हैं बेटा वॉट। कैपिटल W, दिस कैपिटल W वॉट इज जूल पर सेकंड। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन बनाने जाएंगे तो आप पाएंगे कि 1 जूल वर्क डन अगर 1 सेकंड में कर लिया जाए तो पावर जो है वो कहलाएगी 1 वॉट। यानी अब डेफिनेशन 1 वॉट की पेपर में पूछी जाएगी, आपके स्कूल एग्जाम्स में 1 वॉट की डिफाइन आती। तो क्या होता है 1 वॉट का डिफाइन? इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, then power is said to be 1 watt। 1 सेकंड में 1 जूल वर्क डन करो और कहो कि पावर कितनी है, 1 वॉट के बराबर पावर है। तो ये बेसिक 1 वॉट की पावर है, हमें आती है और हम कर चुके हैं ये पावर। गौर से देखो इसे क्यों लाया गया, इस कॉन्सेप्ट को क्यों डेवलप किया गया। वर्क डन जो था वो F इंटू डी था, ठीक, मैं ये लिख देता हूं आपके लिए। अगर आप वर्क डन को देखो तो उसका फॉर्मूला था F इंटू डी, ठीक है, अच्छी बात है। वर्क डन का मतलब कितनी फोर्स लगाई, कितना डिस्प्लेस किया। कोई हल्का पार्टिकल लोगे बहुत जल्दी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कोई भारी पार्टिकल लोगे बहुत समय लेगा, लेकिन टाइम से इंडिपेंडेंट है वर्क डन। कितनी देर में वर्क डन किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब कोई ये कहे कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाओ, कोई एक दूसरा बच्चा भी इस ऑब्जेक्ट को उसी प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले गया, ये ले गया 1 सेकंड में और ये ले गया 20 सेकंड्स में। तो बताओ किसने ज्यादा वर्क डन किया? दोनों का वर्क डन जो है वो इक्वल है, ज्यादा और कम नहीं। उसका कारण क्या है कि वर्क डन जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन। कितना समय लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको पता है जो 1 सेकंड में ले गया यार बहुत ज्यादा जल्दी लेके गया है, उसने कम टाइम में काम कर लिया है, तो उसका कुछ ना कुछ तो ज्यादा है। तो वर्क डन ज्यादा नहीं है, पावर ज्यादा है, पर यूनिट टाइम वो ज्यादा वर्क डन कर रहा है, टोटल वर्क डन ज्यादा नहीं है। इस वजह से टाइम की इन्वॉल्वमेंट के लिए हम लोग एवरेज पावर या इंस्टेंटेनियस पावर, सो कॉल्ड पावर लेके आए। अब यहां पर क्या करें, हम छोटा सा वर्क डन सोचते हैं, तो हम क्या उसको लिख सकते हैं F डॉट डी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, या F डॉट डी एस लिख दें, कोई दिक्कत। ds इज बेसिकली डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट और ये डिफरेंशियल वर्क डन। आप इस dw को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। और क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम से डिवाइड किया है तो आपको राइट हैंड साइड पर भी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने डिवाइड किया। और आपको पता है कि ds वेक्टर बाय dt यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी ही होता है, तो आपने ये वेलोसिटी बना दिया बेटा।
ठीक, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या बनी, ये बनी F डॉट V, ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस पावर वेलोसिटी के टर्म में। ये फॉर्मूला भी काम आता है, ये फॉर्मूला जनरली याद नहीं रहता बच्चों को, लेकिन अगर रहे तो अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पावर। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने प्रॉब्लम सेशन की तरफ चलते हैं, नई प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द बॉडी इज displaced by 15 meter by making an angle of 60 degree from the force, calculate the work done by the force। कह रहा है कि कोई ब्लॉक है, होने दो, कह रहा है इसका कोई फोर्स है जो कि 150 न्यूटन्स की है और वो 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट सफर करता है, तो 15 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो बताओ कि कितना वर्क डन किया। तो आप सब इस बात को जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F × D × cos थीटा। आपने कहा फोर्स है 150 की, डिस्प्लेसमेंट है 15 का, थीटा है 60 डिग्री, तो यहां पर आया 150 × 15 अपॉन 2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये आंसर आएगा 75 × 15 जूल्स में आपका आंसर। इसको सॉल्व करिए, आंसर पाइए, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये जूल का प्रॉब्लम है। तो बेसिकली कई बार आपसे एंगल के सवाल बेसिक पूछे जाते हैं, अपना हाफ ईयरली होगा, अपने सेकंड यूनिट होंगे, फाइनल एग्जाम होगा, तो वहां पे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला अप्लाई करने के सवाल सिखाए जाते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक फोर्स है जो IJ के कैप में दी है, वो डिस्प्लेस कर रहा है एक पार्टिकल को 2, 4, -6 से 6, 4, -4 तक, और कोऑर्डिनेट्स भी मीटर में दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कह रहा वर्क डन बताओ। गौर से देखो कहां से इस पार्टिकल को चलाना शुरू किया गया, तो कह रहा है इट स्टार्टेड फ्रॉम 2, 4, -6, तो 2i कैप 4j कैप -6k कैप, कहां तक इसे ले गए, वो फाइनल पोजीशन वेक्टर है 6i कैप -4j कैप +4k कैप। तो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बेटा होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर को बेटा अगर तुम देखोगे तो तुम कहोगे 6i कैप -4j कैप +4k कैप, ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर, माइनस अगर आप इनिशियल पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो 2i कैप +4j कैप -6k कैप, ये है आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। माइनस कर लीजिए बेटा, i से i को, j से j को, k से k को। ये करने के लिए सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलिए ताकि आप साइन में कोई एरर ना करें। तो -2i कैप -4j कैप +6k कैप। अब देखें i से i तो बेसिकली बच रहा है प्लस का 4i कैप, j से j तो आ रहा है -8j कैप, प्लस से प्लस तो यानी 10k कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वर्क डन के बारे में अगर आप सोचें तो आप कहेंगे F वेक्टर डॉट D वेक्टर। F वेक्टर आपको दे रखा है और वो दिया हुआ है 2i कैप +3j कैप -1k कैप, जहां कुछ नहीं है वहां 1 है, और फिर इसका डॉट कराया गया है अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से जो हमने लिखा हुआ है, इट इज 4i कैप -8j कैप +10k कैप, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो आप लोगों को हमने कई बार सिखाया है कि i का डॉट i से, j का डॉट j से, k का डॉट k से, इसके अलावा कोई केस नहीं होता। तो चलिए करते हैं, 4 2 8, i का 1, 3 8 24, प्लस माइनस माइनस, 1 10 10 और प्लस माइनस माइनस, ये रहा आपका। तो ये हो गया 8 माइनस शायद 34 और शायद ये आ गया माइनस का 26 जूल। तो आप जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रही है ये बात सोच रहे हैं, तो एक्चुअली एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, बॉडी ही सिस्टम ही दूसरे एक्सटर्नल एजेंट पे वर्क कर रहा है क्योंकि नेगेटिव वर्क आ रहा है। तो दिस इज योर सिंपल आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स है a + bx, गौर से देखें a और b कांस्टेंट्स हैं और x का फंक्शन है x, यानी x के साथ फोर्स बदल रही है, तो वेरिएबल फोर्स है यानी इंटीग्रेशन का कांसेप्ट हमारे पास सामने आने वाला है। एक पार्टिकल पर काम कर रही है अलोंग x एक्सिस वेयर f इज इन न्यूटन और जो x है वो मीटर, मतलब SI यूनिट्स ले रखी। तो पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x = 0 टू x = d मीटर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो हम जब भी कभी वेरिएबल फोर्स से डील करते हैं तो हमने ये बात सीखी है कि जो टोटल वर्क डन होता है
वो fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz होता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस पूरे केस के अंदर जो फोर्स है वो सिर्फ x एक्सिस में है, तो वर्क डन भी सिर्फ x वाले कंपोनेंट से ही आएगा, इस वजह से हम सब कुछ हटा देते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन करें, फोर्स की वैल्यू डालें, दैट इज a प्लस bx और यहाँ पे बेटा dx। जीरो से काम शुरू हो रहा है और d मीटर तक जा रहा है, उसने बोला है जीरो से d, तो अपर और लोअर लिमिट तो समझ आती है। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप लिखेंगे a dx प्लस bx dx और ये रहेगा जीरो से लेके d तक, जीरो से लेके d तक। आप फर्स्ट वाले टर्म को देखें तो आप a कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास dx जीरो से लेके d तक, फिर b कॉमन निकालेंगे बाहर क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर आएगा बेटा x dx जीरो से लेके d तक। फिर आप a बाहर ही है, dx का इंटीग्रेशन बेटा x है, a से लेके सॉरी a नहीं जीरो लिखा है मैंने, जीरो से लेके d तक। b बाहर आया, x की पावर 1 है, फॉर्मूला सबको पता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 जीरो से d। आपके पास a इंटू d माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस d स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाई 2 बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये रहा बेटा ad प्लस b d स्क्वायर बाई 2 ये बन गया। यहां से बेटा अगर आप d कॉमन ले लेंगे तो इट वुड कम आउट टू बी a प्लस bd बाई 2, ये एक टर्म में आंसर आ गया एंड दिस इज योर टोटल टोटल। देखिए ये आपका आंसर आसान है, सरल है, कुछ टफ नहीं है। इसे क्या स्लो डाउन होकर अपनी स्पीड को कम करके अगर कॉशियसली करेंगे तो कोई स्टेप गलत होने वाला नहीं है। दिस इज वेरी वंडरफुल प्रॉब्लम, आसान है, हो जाएगी। अगला देखिए बेटा क्या कह रहे हैं, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू 2a। तो जब भी ऐसा बताया तो उसका मतलब ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। x एक्सिस पे जा रहे हैं और फोर्स का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो माइनस k बाई एक्स स्क्वायर बन रहा है, माइनस k बाई एक्स स्क्वायर कुछ ना कुछ है, लेकिन x का फंक्शन है कि कांस्टेंट है। कितना वर्क डन किया फोर्स ने, तो हमें पता है कि जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा वो होगा fx dx लोअर से अपर लिमिट तक। आप पाएंगे कि जो फोर्स दी गई है वो दी गई है माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ dx, और a से 2a तक डिस्प्लेस किया गया है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। माइनस k बेटा बाहर आ गया और dx अपॉन एक्स स्क्वायर ये रहा a से लेके 2a तक। अब बेटा अगर आपको इसका इंटीग्रेशन याद है तो आप डायरेक्टली कर लें, और नहीं याद है तो इसको ऐसे करें, x की पावर माइनस 2 dx a से लेकर तक 2a तक। अच्छा, माइनस k बाहर ही रह गया और अब आप इंटीग्रेट करें तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 ये रह जाएगा a से लेके 2a तक, ऐसा रहेगा। आपके पास ये माइनस k बेटा बाहर रहा, आप देखें क्या होगा, x की पावर बचेगा माइनस 1 और नीचे बचेगा माइनस 1 a से लेके 2a तक। अब आप देखें माइनस बाहर आया, माइनस 1 अपॉन x बचा, माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास k 1 अपॉन x और लिमिट जो है वो a से लेके 2a तक बेटा चल रही है। अपर और लोअर लिमिट डालेंगे तो आपके पास जो टोटल वर्क डन निकल कर आएगा वो आएगा k, ऐसे ही है बेटा, ये आ रहा है 1 अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन a, x की जगह पर पहले अपर फिर लोअर लिमिट। अब आप इसका बेटा एलसीएम ले लीजिए तो शायद 2a आएगा, यहाँ पर बेटा 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो माइनस 1 बाई 2a माइनस k बाय 2a, ये टोटल वर्क डन बन गया। अगेन जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है वो नेगेटिव है, तो काम करता हूँ कैसा, ये है आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, बहुत आसान बहुत सरल है, इत्मीनान से हो जाएगा। देखिए बेटा अगला क्या कह रहा है, कह रहा ब्लॉक ऑफ मास m is being pulled on a rough horizontal surface with a constant power p। अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन होगा, तो अगर तुम उसे वेलोसिटी दोगे तो वेलोसिटी रिटार्ड होगी, कम हो जाएगी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहते हो तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स तुम्हें लगानी पड़ेगी। ठीक, कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स है, इसका मतलब ये है, देखो कह रहा है कि रफ रोड है तो पक्का फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है तो, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलानी, कांस्टेंट पावर दे रहा है। ठीक, देखते हैं गौर से, अगर हम यहाँ पर कोई फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल और यहाँ पर लगती है फ्रिक्शन, तो लॉजिकल बात है कि जिस वक्त एफ एक्सटर्नल और फ्रिक्शन बराबर हो जाएंगी उस वक्त जो एफ नेट होगा वो जीरो हो जाएगा, और उस वक्त जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी
वो कांस्टेंट हो जाएगी, उससे ज़्यादा तेज पार्टिकल नहीं चल सकता या उससे कम धीमे या ज़्यादा तेज नहीं होगा, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मान लो कोई एक लेवल रोड है जैसे ये, और इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं कुछ ऐसे जिसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। आपने कहा कि mg और ऊपर कहा कि नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू तो तय हो गया कि सर mg के बराबर है, तो जो fs मैक्स है इसे अगर आप देखेंगे तो वो म्यू टाइम्स mg के बराबर होगा। जवाब है हाँ, म्यू mg के बराबर होगा fs मैक्स। अच्छी बात है। अब देखिए कि अगर आप फोर्स कम रखते हैं तो फ्रिक्शन कम रहता है, ज्यादा रखते हैं ज्यादा रहता है। अगर स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो s ना होके fk, फ्रिक्शन स्टैटिक ना होके फ्रिक्शन तो काइनेटिक हो गया है। तो fk की वैल्यू तो फिक्स होती है और fk की वैल्यू म्यू के n होती है, n की जगह mg लिख दिया, काम खत्म। फ्रिक्शन कांस्टेंट है। आप कितना तेज चला सकते हैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब तक हम इस फ्रिक्शन को ओवरकम ना कर लें तभी तक की बात है। तो एक बात तो तय होगी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पक्का पक्का हमारे फ्रिक्शन के वैल्यू के बराबर होगा, और जो फ्रिक्शन है तो म्यू mg के बराबर है। अगर आप इसे कांस्टेंट फोर्स से चलाना चाहते हैं तो नेट फोर्स जीरो रखना चाहते हैं, नेट फोर्स जीरो रखने का मतलब है कि हम काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेंगे, जस्ट उसके बराबर कर लेंगे फोर्स। तो अभी अभी हमने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता F एक्सटर्नल इनटू V, ये हमारी पावर है, हमारी कांस्टेंट पावर है। अगर पावर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रही होगी। जवाब है हाँ। तो पावर तो दे रखी है P, और जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है वो है म्यू mg। तो किस वेलोसिटी से मेरा पार्टिकल जा रहा है, तो वो जा रहा है P अपॉन म्यू mg, इतनी वेलोसिटी से हमारा पार्टिकल आगे जा रहा है। क्या आगे सिंपल सा। आगे देखो बेटा, आगे क्या कह रहा है, a car of mass m is accelerated from rest at the time when its engine delivered a constant power p। एक कार है m मास की है, रेस्ट से शुरू होती है, का मतलब ये है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो, और उस पे जो पावर मिल रही है वो p है, और ये कांस्टेंट भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर बदल नहीं है, यानी f डॉट p कांस्टेंट है। शो दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज दिस 2p t by m into a की रेस की गई पावर 1/2, ऐसा कुछ है, कुछ बोल रहा है वेलोसिटी निकालते हैं। पहली बात कि पावर का फॉर्मूला होता है बेटा F डॉट V, ये है पावर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो बनेगा वो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा पावर अपॉन F, और पावर अपॉन F होने का मतलब है कि वो ये वैल्यू आनी चाहिए 2pt अपॉन m। तो P तो हमारे फॉर्मूला में है, बस जो नहीं है वो है F, फोर्स नहीं है। तो फोर्स को अगर हम देखें तो वो लिखा जाएगा ma, लिखा जाएगा, लिखा तो जाएगा। अब m को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं बेटा dv अपॉन dt, लिख सकते हैं। अब देखें कि जो dv है उसका मतलब हो जाएगा f अपॉन m इंटू dt, बात तो सही है। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें और इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये बन जाएगी वेलोसिटी, और ये बन जाएगा f अपॉन m, और टाइम का इंटीग्रेशन होके बन गया टाइम। तो आप क्या पाएंगे, गौर से देखिए, आपने तो वेलोसिटी के टर्म में बातें कर ली तो गड़बड़ हो गई है। तो आप देखें वेलोसिटी आई कि नहीं आई। देखो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मेरे पास है, इसमें f की वैल्यू डाल दें तो भी बात बन जाएगी, हाँ बंद हो जाएगी। तो एक काम करो यार, वो पावर को जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है उस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में ये f की वैल्यू डालो। f की वैल्यू कैसे आएगी, सोचो f की वैल्यू कैसे आएगी, ऊपर वाले फॉर्मूले से देखना, यहाँ से इधर से देखना, f की वैल्यू आएगी p अपॉन v, तो हम रख देते हैं यहाँ पे p अपॉन v। गौर से देखना बेटा, वेलोसिटी इज नथिंग बट p अपॉन v, और सामने क्या है बेटा t अपॉन m। तो हमने कहा ठीक है इसको ऐसा रहने दो, अच्छी बात। अब क्या होगा, v ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा v स्क्वायर, और सामने क्या बचेगा बेटा pt बाय m। तो v की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी pt बाय m का स्क्वायर रूट। लेकिन हमारा आंसर तो मैच नहीं किया, हमारा आंसर तो मैच नहीं किया। क्यों नहीं किया वो बताइए। 2pt बाय m, वहां पे pt बाय m, देखें ये आंसर pt बाय m ही आएगा, 2pt बाय m नहीं आएगा। थोड़ा सा याद रखो, स्प्रिंट है, आप f निकालेंगे ma आएगा, dv बाय dt करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही बनने वाला है।
उसके बाद फोर्स की वैल्यू जो है यहाँ पर जो पुट करेंगे वो यहाँ से पुट करेंगे, P बाई वी आएगा और P बाई वी को डालेंगे तो हाँ जो लिखा है वो करेक्ट है, जो यहाँ लिखा है उसमें थोड़ा सा एरर है, वो 2 नहीं है, मैच कर गया है, कोई मैं कंफ्यूज हो गया कि कहाँ से गलत हुआ है, सही है। तो ये हमारे लिए प्रूव हो गया है आंसर। क्लियर है मेरी बात? इस तरह के सवाल आए तो डरने की जरूरत नहीं, जस्ट डू इंटीग्रेशन, सॉल्व द क्वेश्चन और आसानी से आंसर आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। आप चाहें तो फोर्स को कांस्टेंट मानकर फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। जैसे देखो बताते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मेट आपको आता है, हम कहेंगे हाँ। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है तो हम कहेंगे हाँ। अगर ये सिस्टम 0 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो f बाई m होती है तो हम कहेंगे हाँ। अबे अगर f बाई m है तो फोर्स ही तो गायब करना है हमारे फॉर्मूला में, तो p बराबर क्या होता है f डॉट v, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा p अपॉन v इनटू t बाय m। तो वेलोसिटी को उछाल के ऊपर भेज दो तो बन गया v स्क्वायर इक्वल टू p इनटू t बाय m। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया स्क्वायर रूट ओवर pt बाय m, और ये पावर 1/2 ही है क्योंकि स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो वो 2 का फैक्टर नहीं है, नथिंग स्पेशल। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू फाइंड कंफर्टेबल। अगला देखिए क्या है, लीनियर मोमेंटम के बारे में बोल रहा है कि पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम 20% से इंक्रीज करता है और डिक्रीज भी करता है 20%। तो मैं इसमें सिर्फ एक पार्ट बताऊंगा, दूसरा पार्ट आपको करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट मैं बताऊंगा, डिक्रीमेंट आप करिएगा। कह रहा है मोमेंटम में 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो बताइए कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो हमने कहा मान लो केस 1 मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, जो इनिशियल मोमेंटम है वो p है, तो फाइनल मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा, तो फाइनल मोमेंटम में इंक्रीज्ड बाय लिखा हुआ है, यानी 20% और ऐड हो गया, यानी इनिशियल मोमेंटम प्लस 20% ऑफ इनिशियल मोमेंटम, तो ये 1/5, तो हमारे पास 6p/5 फाइनल मोमेंटम आ रहा है। शायद यही आएगा, यही आएगा। अब अगर हम देखें कि चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया फाइनल इनिशियल। अब अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, तो आप कहोगे p²/2m, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हम कहेंगे p फाइनल के स्क्वायर/2m, मास तो नहीं बदल रहा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जब तुम वैल्यू डालोगे बेटा, तो p फाइनल की, तो तुम लिखोगे 6/5p का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/2m, तो आप पाएंगे 36/25 p²/2m, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज कितने का आया, डेल्टा k का मतलब होता है k फाइनल माइनस k इनिशियल अपॉन k इनिशियल इनटू 100%। ये है परसेंटेज इंक्रीमेंट, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखेंगे तो 36/25 p²/2m माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो बेटा p²/2m ही है, और फिर नीचे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज अगेन p²/2m है, और फिर इनटू 100% क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है। आप p²/2m पूरा काट सकते हैं। तो आपके लिए आ रहा है 36/25 माइनस 1, और यहाँ पर आ रहा है 100%। इस पर का कुछ मैंने क्या किया, मैंने सेकंड केस कर दिया, डिक्रीज बाय कर दिया, तो डिक्रीज बाय लिख देते हैं सेकंड केस, क्योंकि मैंने माइनस कर दिया ना, यहाँ पे माइनस करने का मतलब चेंज आ रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का केस कर लेते हैं। तो 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 इनटू 100%, ये तो जरा इसको देखो कितना बन रहा है, शायद ये 11/25 है इनटू 100%। तो आप देखो इसको काट डालो तो ये आएगा, तो आपके पास आंसर आ रहा है 44%। तो 44% की कमी आ जाएगी। अब ध्यान रखें जब आप इंक्रीमेंट भी करेंगे तो भी कुछ इस प्रकार का आंसर आएगा। तो जब डिक्रीज होगा तो आपको दिख रहा है कि 44% की कमी काइनेटिक एनर्जी वाली, मोमेंटम घट रहा है 20% से और काइनेटिक एनर्जी घट रही है 44% से। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट आपको लगाना है, ये होमवर्क है, और सेकंड पार्ट हमने आपके लिए कर दिया है। तो कुछ करना नहीं, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। दिमाग में क्या रखना है कि इनिशियल मोमेंटम को कोई वैल्यू मान लो, हमने p मान लिया, आप x मान लीजिए, फिर फाइनल में कह रहा है कि इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय, बाय का मतलब होता है इतना और ऐड हो गया, तो 20% ऑफ दिस को और ऐड कर दिया, फाइनल वैल्यू आ गई। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला p²/2m इनिशियल वाला, p²/2m फाइनल वाला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंस बोल रहा है तो डिफरेंस निकालिए, ऐड करने को बोल रहा है तो ऐड करके निकालिए, आंसर आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज का परसेंटेज में आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं खूब जम के। ये आज का आखिरी सवाल है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kilograms initially at rest is moved by a horizontal force of 1 Newton। 4 किलोग्राम की बॉडी है, 1 न्यूटन का फोर्स से बड़ा आसान दिखाई दे रहा है। फ्रिक्शनलेस टेबल पे हम खड़े हैं,
फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स इन 4 सेकंड्स। कह रहा है कि वर्क डन बताओ फोर्स का 4 सेकंड में कितना हुआ। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि टाइम से फर्क नहीं पड़ता है, वर्क डन का टाइम से नहीं पड़ता, पर डिस्प्लेसमेंट तो यूज होती है। तो जब 4 किलोग्राम के ब्लॉक पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो उससे कोई एक्सेलरेशन आएगा, और वो एक्सेलरेशन बॉडी पर जब 4 सेकंड तक काम करेगा तो बॉडी का कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स हमारा वर्क डन होगा। तो हम लिखते हैं कि जो वर्क डन उसने बोला है वो वर्क डन जो है वो F इंटू डी। फोर्स तो हमें पता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो सारी लड़ाई किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की लड़ाई लड़ी जाए। आइए देखिए, कह रहा है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो 1 न्यूटन है और मास की वैल्यू जो है वो 4 किलोग्राम्स है। तो एक्सेलरेशन जो कि F अपॉन m होता है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और फिर ये कह रहा है कि इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पर थी तो इस वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप देखेंगे तो वो 0 होगा, हाफ हाफ ही रहेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/4 है और टाइम कह रहा है 4 सेकंड्स यानी 4 का स्क्वायर। एक 4 से ये कट जाएगा और 2 से बचा हुआ कटेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बेटा 2 मीटर्स आ रही है। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा वर्क डन है वो है 1 × 2 दैट इज नथिंग बट 2 जूल्स। अब इसको वेरीफाई करना है कि हाँ सत्य है कि नहीं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ी है कि कोई भी फोर्स अगर वर्क डन करती है तो सारी फोर्सेस का वर्क डन मिलाकर बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वो कह रहा है शो दैट दिस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो क्या करें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को अगर हम देखें तो वो 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियली पार्टिकल वो रेस्ट पर था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालने के लिए जाएं तो हम लिखेंगे हाफ mv²। तो अगर v निकालने तो बात बन जाएगी, तो जवाब है हाँ। तो इसका मतलब ये है कि अब लड़ाई किसकी है? v की। तो फॉर v फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का आप इस्तेमाल करिए तो आप लिखेंगे u प्लस at। अच्छा देखें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन बच्चा 1/4 का है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन 1/4 का है और टाइम भी कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 4 सेकंड्स का। तो ये रहा 4, तो आपने इसको काट दिया। ये एक्सेलरेशन शायद 1/4 ही आया था, हाँ 1/4 आया था, ये तो आपकी वेलोसिटी हो गई। अब आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ mv²। तो आपके लिए हाफ हाफ रहा, मास की जगह 4 आ गया एंड लुक एट इट, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही? 1 का स्क्वायर। तो ये बचा 1/2 × 4। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आई? तो आई 2। अब आप देखें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल इज 2, इनिशियल इज 0, दैट बिकम्स 2 जूल अगेन। तो ये रहा बेटा आपका डेल्टा के, ये रही आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड वी हैव शोन कि जो वर्क डन निकाल रहे हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो जब भी आप निकालेंगे क्योंकि थ्योरम है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से काम चल जाएगा। फिलहाल आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है और हमने कई सारी प्रॉब्लम्स की, पावर का कॉन्सेप्ट देखा, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। हमारा अगला चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन, उसके बाद सेंटर ऑफ मास पर रोटेशन, और इन चैप्टर्स को बहुत क्विकली हम खत्म करेंगे क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। हम नवंबर में आ चुके हैं तो लगभग मान के चलिए कि हम इस महीने में 3 चैप्टर निपटा रहे होंगे। अपना ध्यान रखते रहिए और हमें फॉलो जरूर करते रहिए क्योंकि फॉलो करने से आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते रहेंगे, प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहेंगे। आरटी एकेडमी को शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।